जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इसलिए ही तो लोग कहते हैं, कांग्रेस का हाथ कांग्रेस का हाथ मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। भाई मीडिया वाले देखना, मैं नहीं बोला हूं। मेरे गले मत बढ़ दे रहा। बंदा पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, चारों तरफ से घिर गया है। और क्योंकि दिमाग तो पहले से ही नहीं था इसके पास, इसीलिए अब तो कुछ सूझ भी नहीं रहा है। खुदा बेहतर जानता है कि इसका क्या मुस्तकबिल होगा, लेकिन यकीनन इसके चक्कर में भक्ति करने वालों की जिंदगी जरूर चौपट हो जाएगी। खैर, सियासी तमाशा यह है कि मुस्लिम लीग से शुरू हुई नौटंकी मटन, मछली, मंगलसूत्र से होते हुए भैंस से लेकर मुसलमानों तक पहुंच चुकी है, और फिर गोधरा से होते हुए औलाद और शहजादे को लेकर औरंगजेब के यहां तक पहुंच गई है। अब तीसरे फेज की खत्म हुई वोटिंग में 94 सीटों में से 85 सीटें पहले मिली थी। इस बार कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार वगैरह से 85 में से तकरीबन 50 सीटें कम होने जा रही हैं। आज की खत्म हुई वोटिंग के बाद बदतमीजी का लेवल और ज्यादा निचले स्तर पर उतर जाएगा। वैसे 10 सालों की हुकूमत का अचीवमेंट भी बस यही है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 2 फेज में अटकने के बाद तीसरे फेज की खत्म हुई वोटिंग से पहले 3 बड़े काम करे गए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ऑफिसर्स को धमकाया और हड़काया गया और चुनाव के बाद देख लेने को कहा गया है। दूसरा, खामोश बैठी अपनी बी टीमों को एक्टिव किया गया और नए वोट कटवा उम्मीदवारों को झोंक दिए गए। तीसरा, बीएसपी के मजबूत बामन ठाकुर उम्मीदवार बदलवा दिए गए। राजपूत नेताओं को पर्सनली बुलाकर धमकाया गया। सूरत, इंदौर टाइप सेटलमेंट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करी गई है। कहा जा रहा है कि आज की खत्म हुई वोटिंग के बाद कई नए डिफेक्शन आने वाले हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हवा बदलती है तो डर सबको ही लगता है, गला सबका ही सूखता है। दोस्तों, चुनाव नैरेटिव गढ़ने के चलते जीता जाता है। इस चुनाव में इसी गढ़े नैरेटिव का दोहन करने के लिए नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है और भारत में भी मुसलमान रहते हैं, जिनकी तरफ नफरत फैलाकर नरेंद्र मोदी ने सारी जिंदगी सियासत करी है। वो पाकिस्तान को घुसकर मारने की बात तो करते हैं, मगर भारत को 2 बार हरा चुके और अब तक भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुके चीन का क्या बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। चीन में घुसकर मारने की बात तो छोड़िए, बल्कि तमाम सबूतों के बावजूद क्या बोलने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर कहते हैं कि ना तो कोई भारत में घुसा है और ना ही किसी चौकी को कब्जा किया गया है। ये सब गढ़े गए नैरेटिव के चलते हैं। दरअसल देश की सियासत में पाकिस्तान देश के मुसलमानों से चिपक गया है और ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया है कि भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान का नाम एक साथ आने पर फटाफट वोट मिलने लगते हैं, जबकि भारत के मुसलमानों का ना कभी पाकिस्तान से मतलब रहा है और ना पाकिस्तान उसकी ख्वाहिश से बना है। बल्कि पाकिस्तान के बनने से इस देश में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो भारत के मुसलमानों को ही हुआ है।
और अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो आरएसएस और बीजेपी को हुआ है। दरअसल जब भारत आजादी की अंगड़ाइयां ले रहा था तब भारत में 5 तरह की सियासी ताकतें काम कर रही थी और अपने अपने एजेंडे और मकसद के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो भारत में तय होते सिस्टम में अपना हिस्सा तमाम दबाव डालकर पक्का कर रही थी। एक सियासी ताकत थी कांग्रेस में सेक्युलर सोच के लोग, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वगैरह, जो देश के ताने बाने को धर्म और जाति से उठकर देश के रिफॉर्म में लगे हुए थे। तो दूसरे थे कांग्रेस में कट्टर हिंदुत्ववादी लोग, जो कांग्रेस में रहते हुए संघ के एजेंडे को लागू करवाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक वगैरह वगैरह थे। तीसरे थे आरएसएस और उसके नेता सावरकर, गोलवलकर, हेडगेवार, नाथूराम गोडसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, जो भारत की आजादी के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग तिरंगे को जलाकर विरोध किया करते थे। और चौथे थे दलितों के नाम पर सियासत करने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, जो भारत के आजाद होने के बाद दलितों के लिए अलग इलेक्टोरल वोट्स और हक के लिए लड़ रहे थे। पांचवे थे मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल लोग और बड़े सियासी नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल वगैरह। ये भी आजाद होने वाले भारत में इन्हीं चारों की तरह अपनी कौम के हक के लिए लड़ रहे थे। खैर, उसी दौरान लॉर्ड माउंटबेटन के देखरेख में सियासी तमाशा कर दिया गया और पूरे भारत के मुसलमानों को दलितों की तरह हक देने के बजाय भारत का एक राज्य सिंध और देश के 2 राज्यों पंजाब और बंगाल की आधी आधी जमीन देकर पाकिस्तान बना दिया गया। जिन्ना और तब के भारत के एलीट क्लास के मुसलमानों को पाकिस्तान मिला और भारत के गरीब मुसलमानों को ठग लिया गया और उसको आजादी के वक्त हक देने के बजाय उसकी किस्मत में जिंदगी भर पाकिस्तान के नाम पर गाली खाने की जिम्मेदारी तय कर दी गई। पाकिस्तान को हराकर पंजाब बचाने वाले वीर अब्दुल हमीद की शहादत के बावजूद और पाकिस्तान को हराकर कश्मीर बचाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत के बावजूद वो आज तक पाकिस्तान के नाम पर गाली खा रहा है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसके बाद ही भारत रिपब्लिक कहलाया। दलितों को हक दिलाने के लिए संविधान को अपनाने के महज 3 सालों बाद संसद में खड़े होकर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को जलाने की बात तक कह डाली। 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में कहा था, मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है, मैं बताना चाहता हूं कि इसको जलाने वाला पहला इंसान भी मैं ही हूंगा। यह किसी के लिए ठीक नहीं है। 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में यह मुद्दा तब फिर उठा जब कॉन्स्टिट्यूशन में चौथे अमेंडमेंट से जुड़े बिल पर चर्चा हो रही थी। सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे बाबा साहेब से पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने सवाल पूछा कि पिछली बार आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया था कि वो पहले इंसान होंगे जो संविधान को जलाएंगे। बाबा साहेब ने तब बेबाकी से कहा कि पिछली बार जल्दबाजी में पूरा जवाब नहीं दे पाए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये एकदम सोच समझकर कहा था कि संविधान को जला देना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि देश की आजादी के वक्त जब आरएसएस और उसके लोग अपने हक के लिए संविधान और तिरंगा जला रहे थे, तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद में खड़े होकर सबसे पहले संविधान जलाने की बात कर रहे थे। तब देश के मुसलमान यहां से पाकिस्तान जाते अपने लोगों की लाशें गिन रहे थे। संघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महामना मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अंबेडकर की तरह संविधान में मुसलमानों के लिए कुछ हक और दिलाने वाले उस वक्त के असरदार मुसलमान नेता और इंटेलेक्चुअल लोग एक टुकड़ा अलग जमीन लेकर भारत के गरीब मुसलमानों को सियासी तौर से यतीम बना रहे थे। ले देकर एक मौलाना आजाद थे जो आज के मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और सैयद जफर इस्लाम की तरह तब की सरकार की मुस्लिम विरोधी कामों पर लीपापोती करा करते थे। भारत का गरीब मुसलमान गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल जैसे हिंदुओं पर भरोसा करके भारत में रह गया। इसीलिए ना तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हक मिला, ना ही संविधान में उसके लिए कोई अलग से सिस्टम बनाया गया और ना उस संविधान में उसे हक दिलाने वाला कोई था। जो काम उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए कर रहे थे,
मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में रहकर अपने लोगों के लिए पॉलिसीज तैयार कर रहे थे। वही काम मुसलमानों के लिए करने के बजाय मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल एक छोटे से जमीन के टुकड़े की कीमत पर इस देश के गरीब मुसलमानों को यतीम बना रहे थे। फिर मुसलमानों को कुछ हक मिलते तभी महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और देश की पूरी तस्वीर बदल गई और तब की भारत सरकार की नकेल निकल गई। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के बेस पर मुसलमानों को कुछ ना मिले, इसके लिए सिस्टम तैयार कर दिया गया कि संविधान में मजहब के बेस पर कोई भी काम नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ SC ST रिजर्वेशन से मुसलमानों को मजहब के बेस पर ही बैन कर दिया गया और सिर्फ हिंदू SC ST को ही इसका हक दिया गया। तब भारत में SC ST लोगों की तादाद 16.6% और 8.6% थी। इसी बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हिंदू SC 15% और हिंदू ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन का इंतजाम कर दिया गया और आजादी के बाद तमाम SC ST लोगों को पकड़ पकड़ कर नौकरी दी जाने लगी। इस कोटे के तहत तमाम पद सालों साल खाली रहे, मगर किसी और मजहब के SC ST को नौकरी नहीं दी गई। जिस हिंदू SC ST ने मामूली स्कूल कॉलेजेस में भी 3rd डिग्री के साथ मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करी हुई थी, उसे भी अहम पदों तक पकड़ पकड़ कर उनको वो पद दे दिए गए। IAS, PCS और IPS बनाना शुरू कर दिया गया, फिर भी उनका कोटा कभी नहीं भरा जा सका। आज आजादी के 75 सालों बाद यही खेल जारी है। गरीब SC ST वहीं का वहीं है और मलाईदार IAS PCS रिजर्वेशन का फायदा लेकर अरबपति बने। SC ST के बच्चे धर्म बेस्ड SC ST रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं और मुसलमान मजहब बेस्ड रिजर्वेशन और पाकिस्तान के नाम पर मुल्क के प्रधानमंत्री की तरफ से कोसा जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।